नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इस प्रैक्टिस सेट में हमने मैथ के उन 25 सवालों को लिया है जो रेलवे द्वारा हाल ही में पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि रेलवे किस तरीके के सवाल पूछ रहा है और उन सवालों को एग्जाम में किस तरीके से करना है, उनकी शॉर्ट अप्रोच क्या है। तो दोस्तों, आप सभी का विकास शर्मा मैथ्स चैनल पर स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 210 मीटर और 390 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 120 किलोमीटर पर आवर और 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ी सेम दिशा में चल रही है। तो सेम दिशा में चल रही है तो क्या करेंगे, दोनों की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिर अपने पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड निकल कर आ जाएगी। चलिए, पहली रेलगाड़ी ये रही अपने पास, ये पहली रेलगाड़ी है और इसके अपन ने ये लगा दिए, क्या लगा दिए, ये रेलगाड़ी बन गई। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 210 मीटर है और किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। दूसरी ट्रेन अपने पास, दूसरी ट्रेन ये आ गई। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 390 मीटर दे रखी है और ये भी इसी दिशा के अंदर जा रही है। जो पहले वाली रेलगाड़ी है उसकी जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी वाली रेलगाड़ी जो तेज चल रही है उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर है। तो ये क्या करें, रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी, रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को आपस में घटा देंगे। तो कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर इसकी रिलेटिव स्पीड आ गई है। तो डिस्टेंस कितनी है, जब दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस इक्वल होती है दोनों की लेंथ के। तो डिस्टेंस क्या हो गया अपने पास, 210 और 390 कितनी हो गई, 600 मीटर हो गई। ये डिस्टेंस आ गई है। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस में स्पीड का भाग देकर। तो स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीपल करेंगे तो 18 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, 30 से ये 0 कैंसिल और ये कितनी बार, 20 बार आ गया। ये करेंगे कितनी बार गया, 4 बार गया है। तो 4 को मल्टीपल करो 18 से, 18 चौक 72 आ गए। तो ये 72 अपने पास क्या आई है, सेकंड आई है। अगर आपसे क्वेश्चन में सेकंड के अंदर आंसर पूछा होता तो आपका आंसर हो जाता 72, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है समय मिनटों में पूछा है, तो मिनटों के लिए क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। तो इस 0 को उठाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। फिर 60 का 6 का भाग देते हैं, 6 एकम 6, पॉइंट 6 दूनी 12। तो कितनी मिनट लग जाएगी, 1.2 मिनट लग जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, 1.2 मिनट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 2, जिसमें आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 39 सेंटीमीटर, 62 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर है। तो 62 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये आपको बताना है। क्या ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे नहीं सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो माना ये एक त्रिभुज है, चलो त्रिभुज ले लेते हैं, ये रहा त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं अपन 62, क्योंकि 62 की संगति हमें बताना है। ये 62 है, पेन थोड़ा, ये कितना है, 39 है और ये 85 है। तो 62 जो सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा है उसके संगत जो भुजा है, लंब है, इसकी लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है, ये हाइट कैसे निकलेगी, जब आपके पास एरिया हो। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला मैं आपको बता रहा हूं हीरोन के फॉर्मूले से।
तो हीरोन के फॉर्मूले से क्या करते हैं, हीरोन के फॉर्मूले के लिए अपन पहले इसका सेमी परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेमी अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे, कितना आ गया टोटल परिमाप, परिमाप कितना है इसका 85 62 कितने हुए 5 और 2 7, 7 और 9 कितने हुए 16, ठीक है। और 8 और 6 14, 14 और 3 17 और 1 18, 196। ये क्या आया अपने पास, परिमाप आया है, क्या है, पैरामीटर आया अपने पास, परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 3 93 हो जाएगा। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। S इक्वल A प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन का फॉर्मूला होता है एरिया का इक्वल S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका क्या होता है, अंडर रूट होता है, ठीक है। तो यहां से निकाली, एस कितना दे रखा है 93, 93 क्या लिख सकते हो आप 31 इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो 93 में से ए गया, ए कोई मान लो 85 मान लो, 93 में से 85 गया तो कितना बचा 5 और 3 8, ठीक है। फिर आगे 93 में से 62 गया तो कितना बचा 31 बचा। फिर 93 में से 39 गया तो कितना बचा 39, 93 में से जाएगा तो 54 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं जब 31 और ये 31 अंडर रूट से बाहर आएंगे कितने बचेंगे 31 बचेंगे। 3 ये 3 है और इसके अंदर 9 गुणा 3 गुणा 2 है, तो ये 3 इधर से आ गया, कितने हुए 3 इंटू एक 3 यहाँ से आ गया 3 इंटू ये कितने हुए 2 और 8 8 दूनी 16, क्या आ गया यहाँ से 4 आ गया है, ये बाहर निकल के आ गए हैं। तो ये क्या टोटल अपने पास एरिया क्या निकल कर आया है 93 इंटू 12, ये टोटल एरिया है। और एरिया कैसे निकालते हैं, किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने का दूसरा तरीका क्या है, बेस बटे 1/2 इंटू बेस कितना है 62 इंटू हाइट, एक मिनट, इंटू हाइट से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ 62, यहाँ 31, ये 2 बार जाएगा 31 बार, तो 31 से काटेंगे कितनी बार गया 3 बार, तो बार दिया 36 आ गया। तो इसकी हाइट क्या आ गई है बार 36 आ गई, तो 36 सेंटीमीटर आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो जो ये दे रखा है आपको त्रिभुज दे रखा है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 36 सेंटीमीटर, क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके लिए क्या करते हैं, जो ये लंब आ रहा है ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मान लो x और यहाँ पर मान लो 62 माइनस एक्स, ठीक है। फिर इसको कैसे निकाल सकते हो, h की वैल्यू, यहाँ h की वैल्यू आप निकाल सकते हो h की वैल्यू निकाल सकते हो आप, h इक्वल क्या है 39 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला इस वाले त्रिभुज के अंदर है ये, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, अब पहले तो ये ले लिया अब ये लेंगे, तो ये क्या करेगा h इक्वल क्या होगा 85 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 62 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ x पुट करना और फिर पाइथागोरस से आप यहाँ इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि ए और बी मिलकर एक काम 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 7 दिनों में कर सकता है, ए अकेले उस काम का 2 गुना काम करने में कितना समय लेगा ये आपको बताना है। तो ए और बी है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को करते हैं 6 दिन में, और बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेता है 7 दिनों के अंदर।
तो दोनों टोटल काम कितना हो गया, दोनों का एलसीएम 42। तो 6 दिनों में करता है a प्लस बी, तो एक दिन में कितना काम करेगा 7, और बी 7 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा 6। ठीक है, चलो तो आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि ए अकेले उस काम का 2 गुना कितने समय में करेगा। अगर बी एक दिन में 6 काम कर रहा है तो टोटल दोनों कितना काम कर रहे हैं 7, तो ए कितना करेगा 1, तो 2 गुना कितना हो गया, टोटल काम 42 है, इसका 2 गुना कर देंगे और 1 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक की दिनों की संख्या पूछा है, तो 1 का भाग देंगे तो कितने बार गया, ये आ जाएगा आंसर आपका 84। क्या आ जाएगा, 84 दिन लगेंगे। तो ए को उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 84 दिन लगेंगे। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको दे रखा है कि रवि केवल पेन और पेंसिल बेचता है। एक पेन की कीमत ₹12 है और एक पेंसिल की कीमत ₹4 है। एक विद्यार्थी कुल 25 आइटम खरीदता है और 180 खर्च करता है, तो विद्यार्थी ने कितने पेन खरीदे, ये आपको बताना है। तो पहले मैं आपको एलिगेशन वाला मेथड बता देता हूँ, फिर बाद में आपको मैं बेसिक मेथड बता दूंगा जहां एक्स मानकर आप कर सकते हो। ठीक है, तो एलिगेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये हो गया अपने पास पेन और ये हो गया पेंसिल। ठीक है, तो पेन कितने रुपए में खरीदा जा रहा है, पेन ₹12 में खरीदा जा रहा है। अगर मैं मान लूं जो 25 के 25 आइटम है वो सारे पेन ही हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 इंटू 12 कितने होते हैं 300। ठीक है, और अगर मैं मान लूं जो 25 के 25 आइटम है, जो 25 के 25 आइटम है वो सारे के सारे क्या है, पेंसिल ही हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पेंसिल की वैल्यू 4 है तो 25 की क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। और क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी वैल्यू 180। तो एलिगेशन वाला मेथड लगाते हैं, कॉन्सेप्ट ये लगाया, डिफरेंस लेते कितना गया 80 और यहाँ कितना गया 120। रेशो लेते हैं दोनों का, 2:3 है। तो पेन 2 है तो पेंसिल कितने हैं 3 है, तो टोटल कितने हो गए 5। 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 25, कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और क्वेश्चन में आपसे 5 पेन की वैल्यू पूछे भाई कितने पेन है, तो 2 की वैल्यू आपको बतानी है, तो कितनी हो जाएगी इंटू 5 कर देंगे, कितनी हो गई 10 हो गई। तो 10 पेन खरीदे उसने, रवि ने कितने पेन खरीदे 10 पेन खरीदे, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अगर पेन को क्या मान लें, जो पेन है उसको मैं x मान लूं, पेन को क्या मान लूं मैं x मान लूं, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 12x प्लस पेंसिल कितने हो जाएंगे, फिर पेन x है तो पेंसिल कितने हैं 25 माइनस x, कितने हैं 25 माइनस x, तो ये हुआ 25 माइनस x इंटू कितने हैं 4 इक्वल क्या हो गया 180। ठीक है, तो 12x प्लस 25 चौक 100 माइनस 4x इक्वल क्या हो गया 180 हो गया। तो 12 में से 4 गए तो 8x इक्वल क्या हो गया 100 इधर जाएगा तो माइनस का कितने बचेंगे 80। तो x की वैल्यू क्या हो गया अपने पास 8 से कैंसिल 10 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। और पेन की हमने वैल्यू क्या मानी थी x मानी थी, और पेन की पूछी है तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। क्या आंसर आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो दोनों में से आपको कोई से तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके को अपनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको प्रेक्षण दे रखे हैं और उसका समांतर माध्य पूछा है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे आपको समांतर माध्य दिखे तो आपके माइंड में आना चाहिए एवरेज, क्योंकि समांतर माध्य एवरेज के ही समान है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, चलो सभी को ऐड करते हैं, सम ऑफ नंबर्स बटे नंबरों की संख्या, भाई कितने नंबर है, तो सम कितना हो गया 0 0 3 और 8 11,
11 और 2 13 और 5 18, 18 और 6 24 का 4 बचे 2, 2 6 और 4 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, और 6 और 4 10 और 6 16 और 8 24 और 4 28 और 5 33 और 8 41 और 7 48 और 9 57, 57 और 2 कितने हो गए 59। तो ये 59 हो गए। टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। टोटल 9 संख्या है। तो 9 का भाग दे देंगे, कितनी बार गया 9 छकी 54, बचे क्या 5 और 4 54, फिर 9 छकी 54, तो 66 बार गया है। तो इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में आपको 66 दे रखा है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आ गया तो आप कर लोगे। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु में 4 वर्ष का अंतर है। चलो पहले मुझे आप बताओ, अगर दो भाई हैं, कितने भी साल के हो पता नहीं, उनके आज जो एज है उनमें 5 वर्ष का डिफरेंस है, तो 10 साल बाद उनकी एज में कितने का डिफरेंस रहेगा, कितने का रहना चाहिए 5 का ही। भाई 10 साल के बाद में भी तो 5 का ही रहेगा। अगर आज ये पहला भाई है, ये दूसरा भाई है, अगर पहले की एज 15 है, दूसरे की क्या है 5 का अंतर है 20 है, तो आज 5 का अंतर है, तो 10 साल बाद में इसकी कितनी हो जाएगी 25, और इसकी कितनी हो जाएगी 30, तो 10 साल बाद में 5 का ही अंतर होगा। कितनी भी साल निकल जाए उनकी जो एज है, उनके अंदर जो डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु में 4 वर्ष का अंतर है। 20 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की 1.25 गुना थी। बड़े भाई की वर्तमान आयु कितनी है आपको बताना है। ये है छोटा वाला भाई और ये बड़ा, स्मॉल और बिग है। अगर जो छोटा वाला भाई है उसकी एज 1 थी, तो बड़े वाले भाई क्या थी 1.25 थी, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 लग जाएगा। काटेंगे, रेशो लेंगे, कितना गया 4:5 आ गया है। ये बड़े और छोटे भाई की एज का रेशो है, और इनका अंतर कितना है 1 का है, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है इसका अंतर 4 वर्ष का दे रखा है। ठीक है। तो 4 वर्ष का अंतर आ गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बड़े भाई की वर्तमान आयु कितनी है, तो बड़े भाई की कितनी है 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 4 कर दो 20 हो गई है। ये 20 कब की आई है, जो 20 अपने पास कब की आई है 20 वर्ष पहले की आई है। कब की आई है 20 वर्ष पहले की। तो वर्तमान की पूछा है, तो वर्तमान ये 20 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे इसके अंदर 20 ऐड कर देंगे, क्या हो गया 40 वर्ष हो गया। जो बड़े भाई की एज है वो कितनी है 40 वर्ष है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको दे रखा है कि एक टाइपिस्ट को 2 पृष्ठ टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 101 पृष्ठ टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो जैसे आपने क्वेश्चन में 101 दिखा तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए सी ऑप्शन आ जाना चाहिए, 20 आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर कैसे, तो चलो 101 एक मैजिक नंबर है। जो 101 है एक मैजिक नंबर है। जब इसे किसी संख्या से 2 अंकों की किसी भी संख्या से मल्टीपल करते हैं, जैसे ए बी से मल्टीपल किया तो इसका रिजल्ट क्या आता है ए बी आएगा। ठीक है। जैसे 101 को मैंने मल्टीपल किया 34 से, तो इसका रिजल्ट आएगा 34 आएगा। कोई सी भी संख्या 2 अंकों की कोई सी भी संख्या से आप इसे मल्टीपल करो तो वो इसका आंसर आ जाएगा, और रिपीट होके उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 101 दिख रहा है, 101 आपको दिख रहा है। ऑप्शन में एक संख्या दिख रही है जहाँ पे 2 रिपीट हो रहे हैं, 20 है ना रिपीट हो रहा है दोबारा, तो आप देखोगे ये 101 का मल्टीपल है। तो 101 का ही तो मल्टीपल पूछा है यहाँ पे, तो आप देखते ही आंसर कर दो। अभी कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर 2 पृष्ठ 40 मिनट लगते हैं, 2 पृष्ठ को टाइप करने में, 2 पृष्ठों को टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं।
तो एक पृष्ठ को टाइप करने में कितने मिनट लगेंगे? 20, 2 का भाग दे देंगे तो 101 को टाइप करने में कितना समय लगेगा? 20 से मल्टीपल कर दो, कितने आ गया? 2 0 2 और 1 0 0, तो 20 आ गए, 2020 इसका आंसर आ गया। तो आपको इतना सोल्व नहीं करना है, देखते ही आपको इसका मैजिक दिखाना है, क्योंकि 101 एक मैजिक नंबर है और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जहां आपको दे रखा है कि यदि 1768 मीटर लंबी एक ट्रेन खंबे को 60 सेकंड में पार करती है तो 338 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक ट्रेन है, चलो एक ट्रेन ले लेते हैं। ये है ट्रेन अपने पास। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? एक मिनट, पेन, ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है? 1768 मीटर दे रखी है। ये ट्रेन अपने पास और ये इस दिशा में जा रही है और इसी दिशा के अंदर एक खंबा है, एक पिलर है, उसे पार करती है। ये पिलर है, उसे 68 सेकंड के अंदर पार करती है। तो जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या पिलर को पार करती है तो खुद के इक्वल ही डिस्टेंस तय करती है। तो यहां से इसकी क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? जो इसकी लेंथ दे रखी है 1768 बटे जो हमें टाइम दे रखा है 68, इससे क्या निकालेंगे? इसकी स्पीड निकालेंगे। ये क्या है? 17 चौकू 68, तो यहाँ क्या है? 17 एकम 17 0 और 17 चौकू 68, 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 26 बार। तो 26 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ गई? स्पीड आ गई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में पूछा है कि 338 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो जब भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या करती है? खुद की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों की इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? कितनी हो जाएगी? दोनों को ऐड करेंगे, 1768 और 338 को, 8 8 कितने हुए? 16, 3 और 6 कितने हुए? 9 और 1 0 का 1 0, 10 का 0 बचा 1, और 3 और 7 कितने हुए? 10 और 1 11 का 1 बचा 1 और 2। तो 2106 मीटर अपने पास क्या आ गई है? डिस्टेंस आ गई है। और इसकी स्पीड क्या है? 26 मीटर पर सेकंड। तो इससे क्या निकाल सकते हैं? इससे हम निकाल सकते हैं इसका टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए 13 से भाग करते हैं, पहले 2 से भाग कर लेते हैं, ये 13 और ये 2 से 1 0 5 और 3। जब 13 से भाग देंगे इसके अंदर तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 चौके 78, 13 7 91 और 13 8 104 होते हैं। ये लो बचा 1, 13 हुआ, 13 का 13, तो क्या हुआ? 81 सेकंड के अंदर ये इसको पार कर लेगी। तो जो प्लेटफॉर्म है उसको जो ट्रेन है वो कितने सेकंड में पार करेगी? 81 सेकंड में। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत थोड़ी? चलो, कोई समस्या नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 आपके सामने है, इलेक्शन वाला सवाल है। चलो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने मत डाले। इनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 8820 मत मिले जो वैध मतों का 75% थे। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या है ये आपको बताना है। चलो, जो पंजीकृत वोटर थे उसको हम क्या मान लेते हैं? वी मान लेते हैं, इंटू जो पंजीकृत वोटर्स थे उनमें से 80% ने मत किए। तो 80% का मतलब क्या होता है? 4/5 इंटू जो 80% ने वोट दिया उसमें से भी 2% अवैध हो गए। तो 2% का मतलब क्या हो गए? 100 में से 98, कितने बचे? 100 में से 98 बचे। ठीक है, आगे आपको दे रखा है कि जो वैध मत थे उनमें से भी एक कैंडिडेट को 75% मिले हैं। कितने मिले हैं? 75%।
तो 75% का मतलब 3/4 मिले, 4 में से 3 ही मिले हैं। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 8820 दे रखी है। अब क्या करेंगे, इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। आगे ये क्या है, 3 से कैंसिल कर देते हैं इसे, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, बचे कितने 2, 28, 9 3 27, बचा 1 और 4 12। तो जब 98 का 294 के अंदर भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये गया 30 बार कट गया, ये 98 कैंसिल होगा। तो 500 को 23 से मल्टीपल करेंगे, कितना होगा, 15,000 आ गया है। तो टोटल वोटर कितने थे, 15,000 थे। जो टोटल पंजीकृत वोटर थे वो 15,000 थे। तो आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्या ये चीज सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक जोड़ी झुमके 27,650 में खरीदे जाते हैं और 5% के लाभ पर बेचे जाते हैं। लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ आपको निकालना है। तो आपको पता है कि 5% को क्या लिख सकते हैं, 5% को आप लिख सकते हो 1/20। अगर कोई चीज 20 की है तो उस पर कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो दी गई संख्या उसमें 20 का भाग देंगे। तो 27,650 दे रखा हमें, तो उसके अंदर क्या कर देंगे, 20 का भाग देंगे। तो 20 का भाग दिया, हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाती है। चलो वैल्यू निकालते हैं। 1, 7 में भाग दिया 3, 16 में भाग दिया 8, 5 में भाग दिया 2.5, तो 1382.5 है। तो निकटतम बताना है पूर्णांकों में, तो 1383 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1383, जो एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ज़्यादा कठिन सवाल थोड़ी करा रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा सॉल्यूशन देख के कि ये कठिन सवाल नहीं है, लेकिन जब ऐसे सवालों को आप एग्जाम में देखोगे तो आपको एक कठिन लगने लगेंगे। वो कब लगेंगे कठिन, जब आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में नहीं जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जा रहे हैं तो ऐसे सवाल आपको बहुत ही इजी लगेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है कि एक आयत के आकार के भूखंड की विमाई 240 मीटर इंटू 180 मीटर है। इसके चारों ओर बाहर की तरफ 10 मीटर चौड़ी एक संकरी पट्टी खोदी जाती है और खोदी गई मिट्टी को भूमि पर समान रूप से फैला दिया जाता है, जिससे इसकी सतह का जो भूखंड था आयताकार, उसकी जो सतह है वो 25 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो आपको बताना कि जो पट्टी है उसको कितनी गहराई तक खोदा गया है, ये आपको बताना है। तो ये एक अच्छा सवाल है जो पूछा गया था रेलवे की एग्जाम में। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी होगी। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान भटकाए तो ये क्वेश्चन आपके समझ से बाहर होगा। ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। चलो क्वेश्चन को अब हम करते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक आयताकार आकृति ले लेते हैं। चलो आयताकार आकृति लेते हैं, ये ले ली। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये आयताकार बनाने के लिए ये, चलो इसके एक और डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। ये बन गई, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको यहाँ पर इवेंट ये चलो बन गया अब अपने पास। ये कोई पार्क था, क्या था, पार्क। ये पार्क था एक, ये वाला। अब इसके क्वेश्चन में आपको क्या देगा, इसके चारों तरफ 10-10 मीटर की 10-10 मीटर की क्या खोदी गई है, कि संकरी पट्टी खोदी गई है। जब इस 10 मीटर की संकरी पट्टी को खोदा जाता है तो जो मिट्टी इसके अंदर से निकलती है उस मिट्टी को यहाँ पर डाला जाता है, और यहाँ पर इस लेवल में डाला जाता है कि सारा भूखंड है उसमें समान लेवल पर मिट्टी आ जाए।
तो जब वो समान लेवल पर मिट्टी आ जाती है तो उसका जो स्तर है वो 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो ये वाला पट्टी है इसको कितनी गहराई तक खोदा गया है। चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 240 मीटर, और ये कितनी दे रखी है आपको 180 मीटर दे रखी है, ठीक है। और ये कितना है, ये है 10 मीटर, क्या है 10 मीटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या करेगा, पहले जो एक सकरी वो है पट्टी है, इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, इनकी टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, यहाँ पे 180 थी तो इधर 10 बढ़ गई, इधर 10 बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई है, पेन चेंज कर लेते हैं, ये हो गई अब अपने पास 180 10 10 200 मीटर हो गई, ठीक है। ये कितनी हो गई है, इधर 10 बढ़ गई, इधर 10 बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई 260 मीटर, ठीक है। तो अब बड़ा वाला जो आयत है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत की क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस वाला जो एरिया ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या है, 200 गुणा 260 माइनस छोटे वाले क्या हो जाएगा 240 इंटू 180, दोनों को मल्टीपल करते हैं, 26 दूना 52, तो ये क्या हो जाएगा इसका 52,000 आ जाएगा, माइनस 18 चौक 72 बचे 7, 18 दूना 36 और 7 कितने हो गए 43 और 200, 43,200 है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 43,000 कितने हैं 200 हैं, तो ये आ जाएगा 8,800 मीटर स्क्वायर आ गया। क्या गया है, ये जो खाली है सकरी पट्टी थी इसका क्षेत्रफल आ गया है। तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी वस्तु है अगर उसको किसी भी आकृति के अंदर डाला जाए तो उसके किस चीज में परिवर्तन नहीं होता, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम के अंदर कभी भी परिवर्तन नहीं हो जाता। जब कभी भी किसी भी जो वस्तु है उसको किसी दूसरी आकृति में डाला जाता है तो उसका वॉल्यूम ही है जो वो चेंज नहीं होता, वो सेम होता है। तो ठीक है, तो यहां पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा 10 मीटर सकरी पट्टी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 10 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, एक मिनट इसका वॉल्यूम क्या होगा, जो हमारे पास दे रखा है कहाँ है, इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ी एक सकरी पट्टी खोदी जाती है और जो खोदी गई मिट्टी है उसको भूमि पर समान रूप से फैला दिया जाता है, जिससे इसकी सतह का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पट्टी की गहराई, तो जो ये वाला है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारे पास आएगा, कितना आ गया है 8800 मीटर आ गया है। तो वॉल्यूम क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू हाइट होती है या डेप्थ होती है। तो यहाँ पे हमें डेप्थ पूछी है, क्या पूछी है इसकी डेप्थ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा इक्वल इसका वॉल्यूम, क्योंकि इसके ऊपर ही तो मिट्टी गिराई जा रही है, इस वाले पार्ट के ऊपर ही तो जो बढ़ रही है 25 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट ही तो बढ़ रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 240 इंटू 180, और कितना बढ़ रहा है ये 25 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, और 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे, ठीक है। चलो अब कैंसिल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 25 से ये 4 बार कैंसिल हो गए, 4 से ये 6 बार कैंसिल हो गए, ठीक है। ये जो 88 है वो कितनी बार कैंसिल होगा, यहाँ से 9 और यहाँ से 3 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 22 बार हो जाएगा। तो d के इक्वल क्या आ गया, d के इक्वल आ गया 9 27 बटे 22। अब डेप्थ कितनी आ जाएगी, 27 में 22 का भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, पॉइंट लगेगा,
कितना बचा 50, 5 बचा 50 हो गए, तो 22 का भाग दें कितनी बार 2 बार, तो 1.2 बार जा रहा है। लगभग कितना जा रहा है 1.2 बार जा रहा है। तो 1.2 कहाँ है, एक ही ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन के अंदर। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1.23 मीटर। जो वो पट्टी खोदी जा रही थी सकरी पट्टी, उसकी जो डेप्थ होगी 1.23 मीटर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो ये सवाल एक अच्छा सवाल था। अगर आप लोगों के सवाल समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा से देखिए, बैक जाकर इस क्लास को दोबारा से देखिए। अगर आप दोबारा से देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि 18a और 8a का चतुर्थानुपाती 16 है, तो a का मान कितना है ये आपको बताना चाहिए। तो चतुर्थानुपाती में क्या होता है, क्या होता है, जो बीच वाली संख्या है दोनों का मल्टीपल, बीच वाली संख्या है दोनों का मल्टीपल, मतलब a इंटू 8a इक्वल होता है जो पहली वाली संख्या है उसका मल्टीपल चतुर्थानुपाती से। तो चतुर्थानुपाती कितना है 16, तो पहली वाली संख्या 18 इंटू 16 ये होता है। ठीक है, तो 8 से कैंसिल करेंगे कितनी बार 2 बार, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो क्या आंसर आ जाएगा एक का 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल मैंने पहले वाली क्लासों में भी करा रखा है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी, ये क्या है 3 संख्याएं हैं। तो चौथी संख्या कैसे निकालें, तो जो चतुर्थानुपाती अपने पास, तो इसको मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं। तो ये चतुर्थानुपाती कैसे निकालें, तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, बीच की दोनों संख्या को मल्टीपल कर देते हैं। बी सी ये इक्वल किसका होता है, पहली संख्या और ये चतुर्थानुपाती के a इंटू एक्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो ये रिलेशन है इनके बीच में ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप चतुर्थानुपाती निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि रंगीन ब्लॉकों की कुल संख्या 6409 है। यदि लाल ब्लॉकों और नीले ब्लॉकों का अनुपात 7:5 है तथा नीले ब्लॉकों और पीले ब्लॉकों का रेशो 8:4 है, तो कितने पीले ब्लॉक है ये आपको बताना है। चलो, तो यहां इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2:1 लिख सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं 4 से काट कर। ठीक है, तो रेशो क्या होता है, रेशो वही होता है जो प्राइम नंबर हो एक दूसरे के। तो 8 और 4 क्या प्राइम थे, नहीं, इसे काटेंगे कैंसिल करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 2:1 आ गया। तो ऊपर आपको दे रखा है लाल, रेड रेशो ब्लू, क्या दे रखा है 7:5 दे रखा है। नीचे आपको दे रखा है ब्लू रेशो येलो, कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है। चलो करते हैं सो, 7 दूनी ऐसे मल्टीपल होगा, पहले 7 दूनी 14 रेशो, फिर कैसे मल्टीपल होगा ऐसे, 5 दूनी 10, फिर क्या होगा ऐसे मल्टीपल होगा, तो कितना आ गया 5 आ गया। तो रेशो क्या आ गया 14:10:5 आ गया। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है पीले ब्लॉक, तो पीले ब्लॉक कितने हैं 5 है, तो जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो क्या ए ऑप्शन 5 का मल्टीपल है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 5 का मल्टीपल होने के लिए कोई भी संख्या, उस संख्या में यूनिट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। क्या ये हो सकता है सी, नहीं हो सकता, क्या डी हो सकता है, नहीं, तो बी ही ऑप्शन है जो 5 का मल्टीपल है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको पूरा करना है तो मैं वो भी बता देता हूं। तो यहाँ टोटल कितने हैं 10 और 14 24 और 5 29 है। तो 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 29 की वैल्यू आपको दे रखी है 6409। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 29 का भाग देते हैं, 29 दूना 58, 2 बार गया, बचे कितने 6 और 0 60, फिर 29 दूना 58, बचे कितने 2 और 9 29, तो 29 से कम 29। तो एक की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 221 आ गई है। तो 5 की वैल्यू इंटू 221, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0 और 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1105 इसका आंसर आ जाएगा, जो बी ऑप्शन के अंदर ही दे रखा है। क्लियर है दोस्तों।
समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है कि 24 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घन आपको पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले छोटे घन बनाए जाते हैं, तो बनाए जा सकने वाले घनों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु हो, अगर उसको दूसरी आकृति में चेंज किया जा रहा है तो एक ही चीज है उसकी जो चेंज नहीं होती, वो है वॉल्यूम। तो क्या करने पड़ेगा? यहां पर वॉल्यूम इक्वल करना पड़ेगा। तो घनाभ का वॉल्यूम क्या है? 24 इंटू 16 इंटू 10 है। ये क्या आ गया? घनाभ का वॉल्यूम आ गया इक्वल 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है। तो घन का वॉल्यूम क्या होता है? भुजा क्यूब, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। और कितने बनेंगे? n नंबर्स बनेंगे। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करते हैं? 4 चौक 16 से 16 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल कितनी बार? 6 बार। तो कितना आ गया? 60 आ गया है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है? 60। तो बनने वाले घनों की संख्या कितनी हो गई है? 60 हो गई है। तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि डी के अंदर ही आपको 60 दे रखा है। क्लियर है? इस सवाल का आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन आ गया है 60। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्रिकेट का सवाल है। यह सवाल भी रेलवे बहुत पूछ रहा है, तो इसे भी आप ध्यान से सीखिए। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में 57 रनों का औसत है। यदि वह 11वीं पारी में 195 रन बनाता है तो उसके औसत स्कोर में कितने रनों की वृद्धि होगी, यह आपको बताना है। तो यहां पे आपको दे रखा है जो 10 पारियां है उसमें क्रिकेटर का औसत कितना है? 57 है। अगर 11वीं पारी है, मैं बोलूं अगर उसको औसत 57 ही रखना है तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए? तो आप बोलोगे सर अगर उसको औसत 57 ही रखना है तो 11वीं पारी में 57 ही रन बनाए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में रन बना रहा है 195, तो कितने ज्यादा बना रहा है? 195 माइनस 57, तो कितने हैं? 15 में से 7 गए तो 8, और 18 में से 5 गए तो 13। तो उसने 138 रन ज्यादा बनाए हैं। तो 138 रन ज्यादा बनाए हैं तो 11 पारियों में कितना औसत बढ़ेगा? तो 11 का भाग दे देंगे। कितना बढ़ा? 11 एकम 11 बजे क्या 2, 28 11 दूना 22.66 और 6 60 हो गए। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, तो 12.5। तो क्या बोला है? निकटतम पूर्ण संख्या बतानी है। तो 11.5 को क्या लिखना है? 13 लिखना है। तो कौन से ऑप्शन में सही है? डी ऑप्शन में आपका आंसर 13 का है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 13 रनों की वृद्धि होगी औसत में। ठीक है, चलो बढ़ जाए आगे। चलो ये बढ़ गए, चलो बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दे रखा है कि 5x प्लस 11y का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11y का होल स्क्वायर का सरल क्या है, मतलब इसको खोल के लिखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो आप मुझे बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या मैं इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर आप लिख सकते हो। और बताइए आप कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मैं इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। जब मैं इन्हें जोड़ देता हूं, जब मैं इन्हें आपस में प्लस कर देता हूं तो क्या आता है मेरे पास? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या गया? जब मैं इन्हें जोड़ता हूं तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर मेरे पास आ जाता है। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। इसी का उपयोग इस क्वेश्चन में किया जा रहा है। तो आपको ये दिया जा रहा है, यहाँ a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, या प्लस है या माइनस है और दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो कितना जाएगा? 2a का मतलब क्या है? 5, तो 25 का 5 का स्क्वायर करो पहले। 25 25 इंटू 2 कितने हो गए? 25 इंटू 2 कितने हो गए? 50x स्क्वायर प्लस y है
y का स्क्वायर करो 121, इसका दुगना करो, कितने हो गए 242 वाई स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया 50x² प्लस 242 वाई स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाएं। आप बोलोगे जी सर आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि 1/20 11/50 का कितना प्रतिशत है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो आपको क्या करना है, इनका रेशो ले लेना है। 1/20 रेशो 11/50, 0 से 0 कैंसिल, तो 5 इधर जाएगा और 2 इधर आएगा, क्या हो गया 22 हो गया है। कितना हो गया 22 हो गया है। तो आपसे पूछा कि 5, क्वेश्चन पूछा कि 5/22 का कितना प्रतिशत है, तो 5/20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 5/22 हो जाएगा। तो 5/22 का अगर आप अप्रोक्सीमेट जाते हो तो इसका मतलब क्या है 1/4 पॉइंट कुछ है, मतलब 4 से ज्यादा है। तो 1/4 की प्रतिशत वैल्यू कितनी आती है, कितनी आती है 25%। तो ये 1/4 से ज्यादा है तो प्रतिशत वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, 25% से कम आएगी। तो आपका वही आंसर होगा जो 25% से कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन है जो 25% से कम है, वो ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप अप्रोक्सीमेट से जाना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेट से आपको कब जाना है, जब ऑप्शन दूर दूर हो। यहाँ पे ऑप्शन दूर दूर हैं तो आप अप्रोक्सीमेट से जा सकते हो। अगर ऑप्शन पास पास है तो आप अप्रोक्सीमेट से नहीं जा सकते। फिर आपको पूरा सोल्व करना है। वो कैसे सोल्व करना बताता हूँ। तो 5/22 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, ए निकालने के लिए इसे 100% से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 500/22। अब 22 का भाग देते हैं 500 में, कितनी बार गया 22 दूना 44, बचे क्या अपने पास 6, 6 जीरो कितने हो गए 60, फिर 22 दूना 44, क्या बच गया अपने पास अब 16, जीरो लग गए, यहाँ पे पॉइंट लगते 0। तो कितने 22 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 22 7 154, तो 22.7 आपका आंसर होगा जो ए ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। क्लियर है दोस्तों? तो आप इस सवाल को अप्रोक्सीमेट से भी कर सकते थे और पूरा सोल्व करके भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर अप्रोक्सीमेट से ही जाना है ताकि आपका टाइम बच सके, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। तो आप मुझे बताइए, जो ये है a⁻−x है, क्या मैं इसे 1/a⁻x लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर आप इसे 1/a⁻x लिख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यह क्या है अपने पास 16⁻⁻1, तो क्या मैं 16⁻⁻1 को 1/16 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हो। तो 1/16 क्या है, ये है 1/2⁴ है। तो 1/16 है वो 1/2⁴ है। तो चलो मैंने ये लिख दिया 1/2⁴ आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा है 8⁻2। तो 8⁻2 को क्या लिख सकता हूं मैं 2⁻3 इंटू स्क्वायर, ये लिखेगा, मल्टीपल हो जाएंगे घाते, क्या हो जाएगी 2⁻6 हो जाएगी। तो ये इंटू है 2⁻6। ठीक है, आगे आपको क्या दे रखा है 4⁻−3। 4⁻−3 का मतलब क्या हो गया 1/4⁻3। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 4 क्या है 2⁻2, तो 2⁻2 3 से मल्टीपल होगी तो कितनी हो जाएगी 1/2⁻6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां बटे में है तो ये क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 2⁻6 हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2⁻5, और जो 1/3 दे रखा है इसका मतलब है क्यूब रूट। 2⁻5 ऐसे लिखा हुआ है ये। ठीक है, चलो आप क्या करते हैं, सेम बेस है तो घाते क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो क्या है अपने पास 2⁻12/2⁻9। जब पावरों का भाग दिया जाता है तो पावर क्या होती है घट जाती है। तो क्या आ गया अपने पास 2⁻3 आ गया।
और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्यूब रूट पूछ रखा है, क्यूब रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या गया, 2 आंसर आ गया। तो इस इक्वेशन को सरल करने पर हमारे पास आंसर आता है 2, जो बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो बी ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 19, टाइम एंड वर्क का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है कि 11 पुरुष और 17 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, और उसी काम को 18 पुरुष और 15 महिलाएं 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर है, ये आपको बताना है। चलो 11 मेन प्लस 17 वुमेन इनको कितने दिन में काम करती है, 6 दिन में। 6 दिन में काम करती है, और उसी काम को 18 मेन प्लस 15 वुमेन कितने दिन में करती है, 4 दिन में करती है। 2 से 2 बार और 2 से 3 बार मल्टीपल करते हैं, कितने आ गए, 33 मेन प्लस 21 वुमेन इक्वल 18 दूना 36 मैन प्लस क्या हो गए 30 वुमेन। जब ये 36 मैन इधर जाएंगे तो ये माइनस क्यों जाएंगे, इधर लाते हैं अपन इसको इधर। जब ये 33 मैन इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के, तो 36 में गए कितने बचे 33 मैन इक्वल, जब ये 30 मैन है, एक मिनट यहाँ गलती कर दी हमने, यहाँ पे 17 से 51 है, 51 ठीक है। जब ये 30 वुमेन इधर जाती है तो 51 में से घटे कितनी हो गई 21 वुमेन हो गई, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गए 7 वुमेन इक्वल 1 मैन है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा कि कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के बराबर होता है, कितनी महिलाओं का काम होता है एक के बराबर 7 का। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, कौन सा आंसर आ गया है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं, अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। अतुल ने प्रत्येक बैंक से 2,20,000 उधार लिए। 3 वर्षों के बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर कितना है, ये आपको बताना है। तो ये सवाल भी काफी बार रेलवे पूछ रहा है, तो ये सवाल भी आपको करना आना चाहिए। चलो कैसे करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि समय भी सेम दे रखा है दोनों का, और जो राशि है वो भी दोनों बैंकों की सेम है। तो डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा उनकी रेट है ना, वो अलग अलग दे रखी है। तो 1 साल के अंदर जो 1 साल है उसके अंदर उनकी रेट है, उसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें है 4% का। 3 वर्ष में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 3 से मल्टीपल कर दो, 12% का। तो 12% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 12% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले इसके 1% निकालेंगे। जो 2,20,000 है उसका 1% कितना होता है, 100 का भाग 2, तो 2,20,000 का 1% होगा 2200 इंटू 1200, 12, तो 12 दूना 24 का 4, 12 दूना 24, 2 26। तो क्या आंसर आ गया इसका 26,400। जो साधारण ब्याज है उनके बीच जो अंतर होगा वो होगा 26,400 का। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 26,400 ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है, जो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपको दे रखा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक रखता है और उस पर 52% की छूट देता है। इस लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें जो लाभ होगा या हानि होगी ये आपको बताना है। तो क्या करना है आपको, सबसे इजी तरीका बताता हूं। कितनी ज्यादा अंकित कर रहा है, 75%, तो 75 आप लिख दो। और कितने का डिस्काउंट दे रहा है, वो माइनस में 52 का, और माइनस
75 इंटू 52/100। ये 3 बार गया 25 से, ये 4 बार गया, और ये 4 से ये 13 बार गया। तो ये प्लस का क्या है अपने पास 75, माइनस क्या बचे 52, और माइनस क्या हो गया 39। दोनों माइनस के हो गए, कितने हो गए 52, 80, 91, तो माइनस का 91 हो गया। तो कितने की हानि हो रही है 16% की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है 16% की हानि हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलो दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं। अगर कोई विक्रेता है अपनी वस्तु को 75% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई वस्तु 100 की थी तो 75% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब वो 175 अंकित कर रहा है। कितना बढ़ गई है 75% अधिक। 100 पे 75 बढ़ेगा तो 75 होते हैं 75% 100 के, और उसके ऊपर 52% की छूट दी जा रही है। जो 175 है उसके ऊपर छूट दी जा रही है 52% की। तो 1% कितना हो गया 1.75 इंटू 52, मल्टीपल 5 दूनी 10 का 0, 7 दूनी 14, 1 15, और 2 एकम 2, 1 3। ठीक है, 55 25 का 5, 7 पंजे 35, और 1 और 2 37, बचे 3, 5 एकम 5 और 3 8, ये 0 ये 0, 7 और 3 10, और 1 11, और ये 9, कितने हो गए 91। 2 के बाद में 0, तो कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है 52% डिस्काउंट देने पर 91 का। तो 91 घटा देते हैं इसके अंदर से, 91 घटाओ, 5 में से 1 गया तो 4, और 17 में से 9 गए तो कितने बचे 17 में से 9 गए तो 8, कितने हुए 84। तो 100 से 84 हो रहा है, तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है 16% की हानि हो रही है। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई सा तरीका आप अपना सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे वो तरीका अपना हो, और क्वेश्चन का आंसर देके आगे निकल जाओ। चलो आगे निकल गए। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दे रखा है कि रमन की आय 68,800 है, वह अपनी आय के 18.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 17% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत क्या होगी, ये आपको बताना है। ये क्या 18.5% को मैं लिख सकता हूँ 18 सही 1/2, आप बोलोगे जी सर। इसे मैं लिख सकता हूँ 18 दूना कितने होते हैं 18 दूना 36, और 1 37/2%। जब मैं इस प्रतिशत को उठाऊंगा, जब मैं ये प्रतिशत उठाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगी। तो मैं 18.5% को लिख सकता हूँ 37/20। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की, रमन है उसकी आय 200 है, तो कितना बचाता है 37 बचाता है। ये क्या है इनकम, ये है सेविंग। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 163 का, 200 माइनस 37, ये एक्सपेंडिचर हो गया। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो आय है उसमें 17% की वृद्धि होती है। तो 200 के अंदर 17% की वृद्धि, 200 के अंदर 17% की वृद्धि क्या हो गई 17%, कितना हो गया 17 दूना 34, कितनी हो जाएगी 234, कितना हो गया 234, एक मिनट, इनकम हो गई 234। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो व्यय है उसमें 25% की वृद्धि होती है। तो 25% कैसे निकालेंगे, 163 का 1%, 1.63, क्योंकि 100 का भाग जाता है 1% निकालेंगे, इंटू 25, 25 से 6 और 3 क्या हो 75 का 5, बचे 7, 25 6 150, और 7 157 का 7, बचे 15, 25 एकम 25, कितने हो गए 40, 40.75 हो गए हैं। तो 163 में से 40.75 कम कर देंगे, क्योंकि माइनस
25% हो रहा है, तो कितना कम कर देंगे, उन्हें बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा 203.75। अगर हमारी इनकम 234 हो गई और खर्चा 203.75 हो गया, तो जो हमारी सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, 30.25 हो जाएगी। सेविंग कितनी हो जाएगी, 30.25। पहले कितनी थी, 37, अब 30.25 हो रही, मतलब 6.75 की कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जो वृद्धि वाले ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, देखते ही बचेगा क्या, कमी वाले ऑप्शन बचेंगे। चलो करते हैं। तो आपको इनकम कितनी है आपकी 200, और वैल्यू कितनी दे रखी है 200 की, 200 की वैल्यू दे रखी है 68,800। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल, और 2 का भाग दो, 3 4 4, 344 एक की वैल्यू हो गई है। तो यह कितनी है, 675, 6.75 इंटू 344। क्या करेंगे, अब वृद्धि हो रही है 4.25, 4.25 क्या हो रहा है, नहीं 4 इंटू 5 कितने हो गए, 520, 0, 728 और 2 फिर 0, 3 हो गए, 6 चौक 24 और 3 27, हाँ 27 इंटू, वही लिख देते हैं, इंटू 5 3 15, 7 या 21 और 1 22 बचे 2, 6 18 और 2 20, 0 0, 7 और 5 12, 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12, 3 और 1 और 2 और 1 3 और 2, क्या 2 0 के बाद में पॉइंट है, क्या है 2322 आ गया। तो कितने की कमी हो रही है, 2322 की कमी हो रही है, जो आपको ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सवाल तो इजी था, लेकिन जो एक कैलकुलेशन है इसके अंदर वो थोड़ी लंबी चौड़ी है, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, और कैलकुलेशन आपको सावधानी से करनी है। अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में गलती हुई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दे रखा है कि एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 32% की छूट प्रदान किया और उसके बाद भी 57% का लाभ प्राप्त किया, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं सीपी बटे एमपी को 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हो। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 32, तो कितना हो गया 68 बटे 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 157, कितना है 157। तो आपका आंसर क्या हो गया 68 बटे 157 हो गया है। सीपी रेशो एमपी का रेशो कितना गया 68 बटे 68 रेशो 157। तो कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है ना, बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपको सीपी रेशो एमपी आता है तो आपको ये सवाल बहुत ही इजी था, अगर नहीं आता है तो एक लेंथी सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जो इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक टाइपिस्ट को 4 पृष्ठ टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 112 पृष्ठ टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। अगर ऑप्शन आपके कितने दे रखे हैं 1120, 1100 के आसपास ही आंसर आ रहे हैं, तो देखते ही आपको 1120 को टिक कर देना है, क्योंकि 112 का मल्टीपल वही आंसर है। ठीक है, अब कैसे टिक करना है, कैसे आया आंसर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि 4 पृष्ठ की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 40 मिनट, तो एक पृष्ठ टाइप करने में कितना समय लगेगा 10 मिनट, और 112 पृष्ठ टाइप करने में कितना समय लगेगा 1120 मिनट का समय। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, अब देखते ही आपको 112 का मल्टीपल क्यों टिक करना है, क्योंकि अगर इसके अंदर 2 का भाग देते,
भाग जाता, जैसे मान लो यहीं से कहीं से भी जाता, तो 600 के पास आंसर आते, तो 600 के पास आंसर है ही नहीं। अगर ये किसी संख्या से मल्टीपल होती तो इससे ऊपर जाते, तो वो भी नहीं है। तो आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन किसके आसपास दिख रहा है? ऑप्शन 1120 के आसपास ही दिख रहा है। तो मतलब 112 का मल्टीपल ही इसका आंसर हो। ठीक है, फिर भी अगर आप मल्टीपल से नहीं करना चाहते हो तो मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन भी बता दिया है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें भी कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ 5 सेकंड का टाइम लग सकता है, 5 सेकंड आप इसमें बचा सकते हो। अगर आप बचाना नहीं चाहते तो आप फुल डिटेल कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति एक मीनार के पाद से, कोई एक मीनार है, जैसे मान लो अपने पास एक ये मीनार है और ये इसका पाद है, तो मीनार के पास से 36 मीटर की दूरी पर, तो ये 36 मीटर की दूरी पर ये खड़ा है। ठीक है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है, तो जो मीनार का ये शीर्ष है इसका उन्नयन कोण इस व्यक्ति से थीटा है, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में देखें टेन थीटा, टेन थीटा कितना दे रखा है? 5/3। तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 5 है, और बेस क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। 3 की वैल्यू क्या है? 36, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। 3 का भाग दे देंगे, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 12, 12 पंजे 60 हो जाएगी। तो 5 की इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? मीनार की ऊंचाई 60 हो जाएगी, 60 मीटर। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्या ये सवाल समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो हमने आज की क्लास में 25 सवाल किए हैं टोटल, और हर एक सवाल को एग्जाम में कैसे किया जाता है उस तरीके से किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों का 25 में से कितना स्कोर बना कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मन ना भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि जब भी आपको नई क्लास यहाँ पे इस चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विकास शर्मा मैथ्स पर मिल जाएगी। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।